हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मुंशी जी वकील थे। समझ गए कि लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहाँ जाना भी न पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह न होगी। कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियाँ उस जगह के लिए आई थी। मनसाराम बोला। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी, और क्या? नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने आ जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती है। तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी चिल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, ताने से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों की देखरेख करती रहे। पर रुक्मिणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी बोली, मनसाराम को घर से निकाल देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। क्यों व्रत की कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वही सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। किसे फिक्र है कि इसने खाया है या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर साफ सा लौट गया। तौरिया बदल कर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव श्रृंगार भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले,
यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च न होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं, वो मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूँछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ, अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा ही देर हुई धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे जराने लगी, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न पन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार करते थे, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचार्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। फिर इतने दुर्बल क्यों हो? दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था?
रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारीन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। दीदी, तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखरेख क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मिणी बोली, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई न खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूँ? तो भैया, इस तरह वे लड़के पतले हो गए जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपए का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसकी खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना था? आज मुझसा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊँ तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही है। माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़धड़ करने लगा कि देखे आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी बोले, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। क्या करूँ बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली।
विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वो घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित होता। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विवल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय विग्रह हो जाता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई है। अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी है, जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी जी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता, वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ तो जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यो बड़ी स्पष्टवादिनी थी।
सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास निर्मला। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।